हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैटर्न फॉलो करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का तो आप देख सकते हैं काफ़ी ईजिली आप बता सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन जो आपके बढ़ रहे हैं, एंड सिंस जो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो आपका इसके साथ ही कंबाइन कर दिया गया, तो आप और ज़्यादा क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर का ये रोल प्ले करने वाला है कि आप कट ऑफ के इस पार हैं उस पार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट आपको प्रिपेयर करना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, देखते हैं किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन है आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जहां पर बात हो रही है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं, और उसी के लिए आपको 4 कोड्स यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहे हैं आपका ब्रैकिश वाटर स्पीसीज है। सेकंड कह रहे हैं ये एंजॉय करते हैं लीगल प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, उन्होंने 2021 में लिस्ट किया है इस टर्टल को एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। करंट अफेयर रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इस साल का जो प्रीलिम्स है उसके हिसाब से देखा जाए तो पिछले 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही हम कोशिश भी करेंगे कि प्रीलिम्स के आने तक आपके इस तरीके करंट अफेयर सारे रिवाइज हो सकें। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए यहाँ पर। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट में जो बात हो रही है कि आपका ये ब्रैकिश वाटर स्पीसीज है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये आपका फ्रेश वाटर स्पीसीज है, एंड मोस्टली आपके इस तरीके के स्पीसीज जो रहते हैं वो फ्रेश वाटर ही होते हैं। ब्रैकिश वाटर में इजीली कोई भी स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाती। सेकंड में जो बात करें कि लीगल प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं आपके इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इन्हें इसमें कवर नहीं किया गया है, और ना ही ये इस तरीके की लीगल प्रोटेक्शन यहाँ पर एंजॉय कर पाते हैं। बट जो थर्ड स्टेटमेंट में बात हो रही है कि जो IUCN है उन्होंने 2021 में इसे लिस्ट किया है एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ करेक्ट है। पूछी गई थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, तो यहां पर आपकी पहली 2 इनकरेक्ट है, तो उसी के आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल हम मीडियम कह सकते हैं, किस तरीके से आप न्यूज़पेपर अपना फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ड्रेनेज है उसी के अलॉन्ग असम में ये आपके जो स्पीसीज है टर्टल की ये पाई गई, उसी के आधार पर ये थोड़ा कहा गया कि इसे अभी तक एक्सटेंट इन द वाइल्ड की कैटेगरी में समझा जा रहा था, बट अब इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दिया गया है, और उसी के चलते IUCN ने भी 2021 में इसे लिस्ट कर दिया था क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पता होना कि किस तरीके से कैटेगराइजेशन यहाँ पर की जाती है। और जो खास बात है इस स्पीसीज के बारे में कि किसी भी तरीके की लीगल प्रोटेक्शन एंजॉय नहीं करता अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। हालांकि ट्रेडिशनली इसका बहुत ज़्यादा हंट किया जाता है, इसके मीट के लिए, कार्टिलेज के लिए, ट्रेड भी किया जाता है इसके रीजनल और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। तो सरकार को जरूरत है कि इसे इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। ठीक है जी। अब और खास बात क्या है कि रिसेंटली एक मेजर टेंपल है आपका सामने, उन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 2 ग्रीन NGOs, ताकि इनकी जो कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें और आगे तक लेकर जा सके। ठीक है जी। ब्लैक सॉफ्टवेयर टर्टल, तो ये एक बेसिक सी इमेज है, आपको आइडिया देने के लिए किस तरीके के दिखते हैं। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन वॉच, रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा, उसी से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई हैं। बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन कौन सी हैं, और उसी के लिए 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं आपकी स्मार्ट वॉच है, जो कि पोजीशन की जाएगी किसी प्राइम रीजन में, किसी एक सिटी के, ताकि वहाँ पर जो आपके कार्बन एमिशंस हैं उसे ये कैलकुलेट कर सके उस पर्टिकुलर रीजन के। सेकंड में कह रहे हैं चंडीगढ़ आपकी फर्स्ट स्टेट या यूनियन टेरेटरी बन चुकी है इन द इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं कार्बन वॉच से रिलेटेड। बताइए इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली ये जो आपका कार्बन वॉच है ये एक्चुअली किसी तरीके की स्मार्ट वॉच नहीं, एक एप्लीकेशन है। ठीक है जी, मोबाइल में डालने वाली एप्लीकेशन है, जिसके चलते किसी भी व्यक्ति का जो अपना कार्बन फुटप्रिंट रहेगा वो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट है, बट जो चंडीगढ़ के बारे में बात हो रही है तो ये बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। चंडीगढ़ आपकी पहली स्टेट या फिर हम यूनियन टेरेटरी भी कह सकते हैं जिन्होंने इंडिया में लॉन्च किया है सबसे पहले। तो सेकेंड स्टेटमेंट ही आपकी यहाँ करेक्ट है, तो उसके आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस कर लेते हैं। अब कार्बन वॉच है, अगर आपने इसको न्यूज़ में नहीं कवर किया होगा तो आपको कैसे पता होगा कि ये चीज़ क्या है। तो बेसिकली चंडीगढ़, जैसे कि हमने बात की, पहला आपका स्टेट और यूनियन टेरेटरी बन चुका है यहाँ पर। अब खास बात क्या है कि अब हर एक व्यक्ति का अलग अलग कार्बन फुटप्रिंट रहता है, तो वही इस ऐप के थ्रू यहाँ पर असेस किया जाएगा कि हर एक व्यक्ति कितना कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहा है, और किस तरीके से जो पूरी स्टडी कंडक्ट की जाएगी उसके आधार पर क्या क्या सजेशंस वहाँ पर दिए जा सकते हैं कि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट वहाँ पर कम कर सकें। तो बेसिकली इसमें 4 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है।
वाटर, एनर्जी, वेस्ट जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट। इसके आधार पर, इस डेटा के आधार पर ये जो ऐप रहेगी ये इवेल्युएट करेगी कितना कार्बन फुटप्रिंट रहता है किसी भी एक व्यक्ति का। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें कि इन द कैटेगरी ऑफ वाटर, तो बेसिकली ये देखा जाएगा कितना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, उनका बिजली का या पानी का बिल रहेगा। उसी तरीके से एनर्जी कैटेगरी को भी उसी तरीके से भरा जाएगा। फिर वेस्ट कैटेगरी में देखा जाएगा कि कितनी वेस्ट जनरेशन हो रही है, उनके अपने पार्ट क्या है, उनकी पूरी फैमिली के, वैसे आपका ट्रांसपोर्ट सेक्शन का भी। तो इन सभी चीज़ों को इवेल्युएट करते हुए ही ये मोबाइल एप्लीकेशन वहाँ पर उस व्यक्ति को बताएगा कि जी देखिए इतना आपका कार्बन फुटप्रिंट है, इतना एवरेज होना चाहिए, और ये नेसेसरी स्टेप्स हैं जो कि आपको लेने ज़रूरी हैं अपने कार्बन फुटप्रिंट को उस लेवल तक लाने के लिए। ठीक है जी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरीके के इनिशिएटिव्स की और ज़्यादा ज़रूरत है, और हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो इनिशिएटिव है आपके बाकी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में भी फॉलो किया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं एक रिपोर्ट है, इसका टाइटल है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेशन मीथेन एमिशंस। रिसेंटली ही रिलीज की गई थी, बट किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शंस क्या हैं? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, सेकंड में कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सी में कह रहे हैं कि दोनों आपका ए और बी है, या फिर डी में है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो चार ऑप्शंस आपको दी गई हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, न्यूज में भी था आपका। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए काफी इजीली आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपकी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने ही ये मिलके आपकी रिपोर्ट रिलीज की है। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। किस तरीके से? तो ये जो टाइटल रखा गया है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, कि किस तरीके से मीथेन आपकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसकी असेसमेंट की गई है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या कॉस्ट है मिटिगेटिंग मीथेन इमिशंस के। तो ये सभी चीज़ें इस रिपोर्ट में डिस्कस की गई थी। क्या क्या की फाइंडिंग्स थी? कि ह्यूमन कॉस्ट मीथेन एमिशंस आपके कट किए जाने ज़रूरी हैं बाय 45%, ताकि जो हमारे क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इफेक्ट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके। अगर हम ये करते हैं तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं 2,60,000 प्रीमेच्योर डेथ्स, 7,75,000 अस्थमा रिलेटेड हॉस्पिटल विजिट्स एनुअली, और साथ के साथ जो हमारे क्रॉप लॉसेस हो रहे हैं 25 मिलियन टन, उसे भी यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है। मीथेन आपका एटमॉस्फेयर में रीच कर चुका था रिकॉर्ड लेवल पर लास्ट ईयर, जो कि यूएस की नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। एंड मोस्ट ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशंस आपके किन सेक्टर से आते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, वेस्ट एंड एग्रीकल्चर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस तरीके की जितनी भी रिपोर्ट्स रहती हैं हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ के साथ मेंस में अगर आपको किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर ऐसी रिपोर्ट्स को कोट करते हुए, उनकी की फाइंडिंग्स को कोट करते हुए आप अपना पॉइंट जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और क्या बात की गई थी कि असेसमेंट में ये भी पाया गया जो आपके मिटिगेशन पोटेंशियल हम कह सकते हैं जो सभी देशों का या सभी रीजन्स का अलग अलग है। यहाँ पर यूरोप को माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि मीथेन की जो एमिशंस उनको वो काफ़ी हद तक रोक सकते हैं फार्मिंग, फॉसिल फ्यूल्स ऑपरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के चलते। और इसी के चलते यूरोपियन कमीशन ने अडॉप्ट किया है आपका यूरोपियन यूनियन मीथेन स्ट्रैटेजी। कब की थी? अक्टूबर 2020 में, जिसमें बेसिकली ये बताया गया है किस तरीके से आपके जो मीथेन एमिशंस हैं यूरोप और इंटरनेशनली उसे थोड़ा बहुत कट किया जा सकता है। ठीक है जी। और साथ के साथ क्या बात की गई है कि 3 बिहेवियरल चेंजेस हैं: रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज, लॉस इंप्रूविंग लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट एंड अडॉप्टिंग हेल्दी डाइट्स। ये भी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं जिसके चलते आपकी जो मीथेन एमिशंस हैं उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय 65 to 80 मिलियन टन्स पर ईयर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। तो कुछ सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति को फॉलो करना। तो सिंपल सी चीज़ें पूछी गई थी और ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है जो कि हम बहुत बार डिस्कस भी करते हैं, रामसार कन्वेंशन से रिलेटेड। तो आपसे यहाँ पर 5 साइट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी आपकी रिकॉग्नाइज की गई हैं अंडर द 1971 रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। और आज का जो 2 मिनट्स का सेशन था वो भी पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के ऊपर था। ठीक है जी। तो रिसेंटली 4 नई साइट्स इंक्लूड की गई हैं, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन डाला गया है फैक्चुअल नेचर का। कौन सी हैं 5 साइट्स? थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कबरताल वेटलैंड, ये आपका कैरमोबिलिन
लेक, फिर आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क आ गया, वर्थुर लेक्स हो गए। तो ये 5 ऑप्शंस दी गई हैं। थोड़ा सोचिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड, और एनवायरनमेंट में तो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको अपने फैक्ट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जितनी भी आपकी ये इस तरीके की वेटलैंड्स हैं जो कि रामसर कन्वेंशन के अंडर रिकॉग्नाइज की गई हैं, तो अगर आपको उसका मैप पता हो तो बहुत इजीली आप कुछ कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं, जिसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। बट पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपकी ये जो लेक है, और ये दोनों लेक्स के बारे में जो बात हो रही है, ये लेक है आपकी गोवा की और ये लेक है आपकी कर्नाटका की। तो उस मैप के बेसिस पर आप इजीली बता सकते हैं कि गोवा और कर्नाटका में कोई भी ऐसी साइट नहीं है जो कि रामसार कन्वेंशन के अंडर रिकॉग्नाइज की गई हो। तो उसके आधार पर यहाँ पर आपकी सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, और उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो आज का 2 मिनट्स का सेशन आप जरूर देखिए, लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो रिसेंटली ही 4 नई साइट्स यहाँ पर ऐड की गई हैं। कौन कौन सी हैं? 2 हरियाणा की हैं, 2 गुजरात की हैं। पहली बात करते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका गुड़गांव, और फिर भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका झज्जर में है। दोनों हरियाणा की हैं, इस लिस्ट में ऐड की गई हैं। उसके बाद आपकी 2 साइट्स गुजरात की भी हैं। ठीक है जी। वो कौन कौन सी हैं? थोल और वधवाना। तो ये गुजरात की साइट्स हैं जो कि बेसिकली इसमें ऐड की गई हैं, और गुजरात की अब 3 साइट्स हो चुकी हैं। रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको पता ही है, बट बेसिक से फैक्ट्स आपको पता होने जरूरी हैं कि कब अडॉप्ट की गई थी, फरवरी 2, 1971, और इंडिया ने ये लागू की थी 1 फरवरी 1982 को। ठीक है जी। और जितने भी इस तरीके की वेटलैंड साइट्स रहती हैं, काफ़ी उसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का यहाँ पर दर्जा दिया जाता है जब आपकी ये रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज की जाती हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये रहा आपका मैप जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पहली बात तो आपको सारी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है 46 साइट्स कि कब बेसिकली इसे डेजिग्नेट किया गया था, और जो इसकी वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी आप देखें तो एक डिटेल्ड आपको टेबल वहाँ पर मिल जाएगा जो कि आप अपने नोट्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। रही बात इस मैप के बारे में, तो कर्नाटका रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा। तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपकी जो वेटलैंड्स हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं किए गए, मतलब एक भी ऐसा वेटलैंड नहीं है इन स्टेट्स का जो कि आपका रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया हो। क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ जाए, स्टेट्स के नाम दे दिए गए हों, पूछ लिया जाए आपको कि बताइए इनमें से कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसकी जो वेटलैंड्स हैं वो आपके रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज की गई हैं। तो इस मैप को अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़े बहुत जो इससे नोट्स बनाने हैं वो आप जरूर बना लीजिए। क्वेश्चन अगर आपको किसी भी तरीके से आए तो आप वहां पर इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है जी। बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन से रिलेटेड। बायोफ्यूल से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं, और उसी के लिए आपको 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट बात हो रही है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स की, कि वो डायरेक्टली आपके फूड क्रॉप से प्रोड्यूस की जाती है। सेकंड में कह रहे हैं थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में कि वो एम करता है एट कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो। और फोर्थ जनरेशन के बारे में कह रहा है कि वो यूज करते हैं स्पेशली इंजीनियर्ड एनर्जी क्रॉप, जैसे कि आपका एल्गी हो गया। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं अलग अलग जनरेशन से रिलेटेड। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। ठीक है जी। उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या रहेंगे, जो कि डायरेक्टली आपके फूड क्रॉप से प्रोड्यूस किए जाएंगे, कि जहां से उससे ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वही आपका बायोडीजल या फिर किसी भी तरीके का आपका बायोएथेनॉल या जो प्रोडक्ट रहेंगे इस तरीके के बायोफ्यूल्स के, उसे तैयार किया जाएगा थ्रू फर्मेंटेशन। ठीक है जी। वहीं आपके सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में बताया गया है कि जो नॉन फूड क्रॉप्स रहेंगी, वुड, ऑर्गेनिक वेस्ट, फूड क्रॉप वेस्ट, इन सभी से वो तैयार किया जाएगा। वहीं बात करें आपके थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स के बारे में, तो बेसिकली ये आपका अलग तरीके से तैयार किया जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन द इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, कि ये आपका एडवांटेज लेता है स्पेशली इंजीनियर्ड एनर्जी क्रॉप, जैसे कि आपका एल्गी हो गया, एज इट्स एनर्जी सोर्स। वहीं फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में क्या कहा गया है कि ना ही ये आपका सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बट साथ के साथ ये रास्ता भी निकालेगा किस तरीके से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कैप्चर किया जा सके और स्टोर भी किया जा सके। ठीक है जी। तो ये बेसिक से हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन है बिटवीन द डिफरेंट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया है, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। अगर आपको लगता है कि हमें कोई और क्वेश्चन या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम कोशिश करेंगे उनसे रिलेटेड पिछले 1-1.5 साल में जितने भी करंट अफेयर्स हैं कि वहाँ से हम क्वेश्चंस बनाएं और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है जी। और साथ के साथ जो हमारा DND का इनिशिएटिव है
और जो एडिटोरियल का इनिशिएटिव है, इन दोनों ही इनिशिएटिव्स ने आपका जो न्यूज़पेपर का काम था बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। ऑल्टरनेटिव डेज पर आते हैं, दोनों दिन का एडिटोरियल और साथ में आपका जो न्यूज़ डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है, तो इसे रेगुलरली फॉलो कीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर वाली मेहनत बिल्कुल ही कम कर दी गई है। फिर आपका 2 मिनट्स का सेशन है जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो कीजिए और फिर प्रीमिक्स के माध्यम से अपने प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस आके सॉल्व कीजिए। हार्डली 10 to 15 मिनट्स का लेक्चर रहता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी रहेगा आपके लिए ये सभी चीज़ें रिटेन करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे रिटेनिंग पावर आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।